जी वेरी गुड इवनिंग क्लास 10th। तो बेटे हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कर रहे थे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, तो जिन बच्चों के बच्चे फॉर्मूले लर्न थे और एसआई यूनिट लर्न थी, बिल्कुल श्योर है उन बच्चों को समझ में आएंगे न्यूमेरिकल्स और करने में काफी मजा भी आया होगा न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं किए न्यूमेरिकल्स बेटे वो जल्द से जल्द कंप्लीट करो उनको, ताकि आगे बढ़ पाए हम। ठीक है, तो देखिए आज हम क्या करेंगे। आप लोगों ने सब बच्चों ने ओम्स लॉ किया था, कुछ दिन पहले मैंने करवाया था ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ से रिलेटेड बेटे एक हमने ओम्स लॉ का एक टॉपिक था, वहां पर ओम्स लॉ का ग्राफ रिप्रेजेंट करना था। और ग्राफ से ना इस ईयर भी क्वेश्चन आया, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया, उससे पहले भी क्वेश्चन आते रहे हैं ग्राफ से। लगातार 2 साल से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है वहां से। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से एक एक बात को समझना है। देखो जरा, तो बेटे ओम्स लॉ के अंदर मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ओम्स लॉ में हमने क्या किया था कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ ने हमें ये बताया कि जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है किसी भी सर्किट के अंदर, वो बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। कि पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर इस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब V और I का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ना बेटे, वो इस पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, फिर मैंने बताया सर टू चेंज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू इक्वालिटी। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को बेटे यदि इक्वालिटी में हमने कन्वर्ट करना हो तो हमने यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाया और एक कांस्टेंट यूज किया था R। ये जो R था, इस R का मतलब था सर रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का मतलब जो है वो मैं पहले ही समझा चुका हूं। रेजिस्टेंस यहाँ पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, और ये R इंटू आई। यहां तक बातें क्लियर। यदि यहां से R की वैल्यू कैलकुलेट करें तो बेटे ये आता है V अपॉन आई। बोलो, ये बात क्लियर हो गई है सब बच्चों को यहां तक। ठीक है, R यहां पर कांस्टेंट है। ऐसे ही सेम बेटे अब हमने क्या करना है, हमने ओम्स लॉ का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हमने ओम्स लॉ का ग्राफ देखना है, और ओम्स लॉ का ग्राफ जो बनता है बेटे, ठीक है, जो ये ग्राफ बनेगा ना, ग्राफ ये VI ग्राफ बनेगा। कौन सा ग्राफ बनेगा, VI ग्राफ, VI ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, V का मतलब क्या सर, पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब क्या सर, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। अब बच्चे देखो ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ के अंदर एक हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया सर Y एक्सिस, एक ही हमने रिप्रेजेंट किया सर Y एक्सिस। ठीक है, ये बेटे हमने रिप्रेजेंट किया X एक्सिस, और Y एक्सिस और X एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मैथ्स में ही पढ़ते हैं। अब बेटे करना क्या होता है, देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा VI ग्राफ, इस पर जरा ध्यान देना। तो ये V का मतलब है Y एक्सिस के लॉन्ग क्वांटिटी जाएगी, और I का मतलब है ये X एक्सिस, YX। ठीक है, तो आप मुझे बताओ Y एक्सिस के लॉन्ग क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, X एक्सिस के लॉन्ग क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने यहाँ पर लिखा सर V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि कौन से एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट किया मैंने, Y एक्सिस के लॉन्ग। इस X एक्सिस के लॉन्ग मैंने रिप्रेजेंट करूंगा बेटे I मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ये X एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट किया। इसकी एसआई यूनिट क्या होती थी बेटे, वोल्ट, और करंट की एसआई यूनिट क्या होती थी, एम्पियर। ठीक है, तो ओम्स लॉ का ग्राफ, यदि कोई सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो करता है, यदि ये V और I दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये जो ग्राफ यहां पर बनकर आएगा, VI ग्राफ जो आएगा बेटे, VI ग्राफ के अंदर जो ये लाइन आएगी, VI ग्राफ की जो ये लाइन आई OA, ठीक है, ये जो OA लाइन आई ना बेटे, ये होता है स्लोप। ये क्या होता है, स्लोप ऑफ VI ग्राफ। क्या होता है, स्लोप ऑफ VI ग्राफ। बेटे एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल होता है, ग्राफ का स्लोप जो होता है वो होता है Y एक्सिस डिवाइड बाई X एक्सिस, चेंज इन Y एक्सिस डिवाइड बाई चेंज इन X एक्सिस। तो मैंने आपको ये बात बताई है कि जो भी स्लोप जो होता है ग्राफ का, स्लोप का मतलब होता है सर चेंज इन Y एक्सिस, दैट इज डेल्टा Y डिवाइड बाई डेल्टा X। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो चेंज इन Y एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन X एक्सिस। तो आप मुझे बताइए, यदि ये ग्राफ जो है VI ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, VI ग्राफ, तो आप मुझे बताओ स्लोप ऑफ VI ग्राफ, VI ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो क्या बताएगा, VI ग्राफ के अंदर Y एक्सिस के लॉन्ग क्या है, Y एक्सिस के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहां पर सेम लिखो आप, सर Y एक्सिस के लॉन्ग क्या चेंज हो रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस। X एक्सिस के लॉन्ग क्या रिप्रेजेंट किया, इलेक्ट्रिक करंट।
तो यहां पर जो इसका स्लोप आएगा वो आएगा डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा आई। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, वी अपॉन आई। और आप मुझे बताओ इस फॉर्मूले से v अपॉन आई किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस के। v अपॉन आई किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस के। तो ये इक्वल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो vi ग्राफ का जो स्लोप होगा, vi ग्राफ का जो स्लोप होगा बेटे वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो ये स्लोप आएगा, स्लोप ये होगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्लोप रेजिस्टेंस को। बोलो समझ में आई बात। यानी कि ये जो स्लोप है ये v अपॉन आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप मुझे बताइए रेजिस्टेंस तो क्या था सर, कांस्टेंट था। रेजिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट। तो आपके पास क्वेश्चन क्या क्या आएंगे मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं। पहले वो पूछेंगे सर स्लोप ऑफ वी ग्राफ, स्लोप ऑफ वी ग्राफ रिप्रेजेंट व्हाट क्वांटिटी, किसको रिप्रेजेंट करता है। तो आप बताएंगे सर स्लोप ऑफ वी ग्राफ रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस आर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात आपने ये बात ध्यान रखनी है सर, नेचर ऑफ वी ग्राफ दैट फॉलोज ओम्स लॉ। वी ग्राफ का नेचर कैसा होगा, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। यदि ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है बेटे, ओम्स लॉ को यदि ये फॉलो करता है तो इसका ग्राफ का नेचर कैसा है। तो आप लोग मुझे यहां से देखकर बताएं सर, ये लाइन जो थी ये स्ट्रेट लाइन है, ओ ए, यही तो स्लोप है। तो इसका नेचर कैसा है ग्राफ की, जो ये लाइन आई है ओ ए, जो ग्राफ की लाइन आई इसका नेचर कैसा है, ये लीनियर स्ट्रेट लाइन। लीनियर स्ट्रेट लाइन, लीनियर का मतलब स्ट्रेट ही होता है, लीनियर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है, ये नेचर। ये दो बातें आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो बोलो ये बात क्लियर हो गई है। तो इसको जल्दी से करेंगे, पहले तो नोट डाउन कर लेंगे इसको, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पॉज करके बेटे नोट डाउन करेंगे इसको। ठीक है, आगे देखो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इस बारे में यहाँ पे समझना, क्वेश्चन कैसे आता है पेपर के अंदर वो जरा समझ लो। वो आपको दे देगा सर इस प्रकार से, ये अपने पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये वी है, ये आई है। ठीक है, तो आपको दे दिया सर ये हमारे पास एक कंडक्टर है पी, ये कंडक्टर क्या है पी, और एक कंडक्टर है हमारे पास क्यू। आपने मुझे ये बताना है पी और क्यू, ये जो दो कंडक्टर्स हैं, इन दोनों कंडक्टर्स में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। क्योंकि रेजिस्टेंस यदि मैंने वीआई ग्राफ से रेजिस्टेंस बताना हो तो मैं क्या चेक करूंगा, स्लोप को। तो आप मुझे बताओ इस पी कंडक्टर और क्यू कंडक्टर दोनों में से स्लोप किसका ज्यादा है। तो स्लोप किसका ज्यादा है, इस पी का स्लोप क्या है, ज्यादा है, और क्यू का स्लोप क्या है, कम। स्लोप को कैसे चेक करेंगे, देखो स्लोप का मतलब होता है ढलान। ढलान का मतलब क्या हुआ कि सर ये जो है ना पी वाला कंडक्टर, इसका जो ये एक्स एक्सिस के साथ में जो ये एंगल है, ये एंगल पी का ज्यादा है और क्यू का एंगल जो है वो क्या है, कम है। तो जिस भी कंडक्टर का एंगल ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका एंगल कम है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, एंगल के ऊपर स्लोप डिपेंड करता है। जो कंडक्टर जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उसके अंदर ढलान उतनी ही बनती जाएगी। ठीक है, यदि मैं किसी भी बॉल को यदि यहाँ से और यहाँ इन दोनों जगह से इन बॉल को यदि मैं यहाँ से ड्रॉप करूं बेटे, रिलीज करूं, तो ये जो बॉल है धीरे आएगी, ये तेज आएगी, तो क्योंकि इसका ढलान क्या है, ज्यादा है। बोलो ये बात समझ में आ गई है। तो आपने यहाँ पर ये बताना सर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्यू। बोलो क्लियर ये बात। एक और बात देख लीजिए, वो आपको इसकी जगह पर नोट डाउन कर लेना, इसको पॉज करके मैं इसको फिर रब कर रहा हूँ। मान लीजिए आपको ये दे दिया सर ये R1 रेजिस्टेंस है और ये R2 रेजिस्टेंस है। अब आपसे पूछ ले बताइए कि R1 ग्रेटर होगा कि R2, तो आप सीधा बता देंगे सर R1 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, R2 से। ऐसे भी बता सकते हैं, या फिर वो कंडक्टर का नाम दे देगा सर P और Q, दो कंडक्टर्स थे उनका ये स्लोप बनाया है, तो P का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, Q का कम होगा, जैसे मैंने पिछले वाले अभी बताया। क्लियर। अच्छा, यदि आपको ये बोला जाए सर IV ग्राफ ड्रॉ करें, बताओ जरा IV ग्राफ। IV ग्राफ का मतलब क्या हो गया सर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब देखो IV है, VI नहीं है, अब IV है, तो I का मतलब I के ऊपर क्या आएगा, Y, और इसके ऊपर क्या आएगा, X। तो अब की बार I जो आएगा वो Y एक्सिस के लोग आ जाएगा, V जो था वो X एक्सिस के लोग। अब यदि मैंने ये स्लोप रिप्रेजेंट किया, तो अब जो ये स्लोप होगा ये तो किसको बताएगा, चेंज इन Y एक्सिस अपॉन चेंज इन X एक्सिस। अब Y एक्सिस के लोग क्या है, I है, तो ये किसको बताएगा, डेल्टा I अपॉन डेल्टा V को बताएगा। और ये किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन R के।
किसके इक्वल होगा ये 1/r के। तो ये जो स्लोप आएगा ये बताएगा 1/r को। तो स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ, ये बात ध्यान रखना, क्या बताया मैंने, स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/r को रिप्रेजेंट करता है, 1/r को, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, पक्का। तो इनको जरा कर लेंगे पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक बच गया था। और आईवी ग्राफ बनाना भी आता है पेपर में, आपको वैल्यूज दी गई होंगी, वो भी आगे फर्दर फिर हम सिखा देंगे आपको। ठीक है, तो बेटे वो भी हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए आगे देखिए। अच्छा, एक टॉपिक बच्चे कह रहे थे सर अलॉय वाला टॉपिक जो मैंने नोट्स में भेजा है वो बताया नहीं है, तो वो भी जरा क्वेश्चन सुन लीजिए। देखो जरा बेटे, अलॉयज, अलॉयज किन्हें कहते हैं बेटे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरे पास आयरन मेटल था, आयरन एक मेटल था, ठीक है। इस आयरन मेटल को मैंने मेल्ट कर लिया और इसको कॉपर के साथ मिक्स कर दिया, कॉपर को मेल्ट कर लिया, ये भी एक मेटल है। इन दोनों को मोल्टन स्टेट में मैंने आपस में क्या कर लिया, मिक्स कर लिया। तो इनको मिक्स करने के बाद जो मेरे पास फॉर्म होगा वो क्या बन जाएगा, एक अलॉय बन जाएगा। तो अलॉय का मतलब क्या होता है, अलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, या फिर और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल, या तो 2 मेटल्स को मेल्ट करके, 2 या 2 से ज्यादा मेटल को भी मेल्ट करके आपस में मिक्स कर दीजिए, उसको ठंडा कीजिए, फिर थोड़ी देर कूल डाउन होने के लिए रख दीजिए। ठीक है, तो सूखने के बाद, कूल डाउन होने के बाद जो बनेगा वो अलॉय बन जाएगा। ठीक है, अब अलॉय की खास बातें क्या है, फॉर एग्जांपल समझना, इस आयरन का रेजिस्टेंस, इस आयरन की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल 2 ओम था, इस कॉपर का रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल 1 ओम था। अब जो इन दोनों से मिलकर जो ये अलॉय बना, इसका जो रेजिस्टेंस आएगा ना, नियरली 30 ओम आ जाएगा। आप सोचो, जब इनको मिक्स कर दिया, पहले अलग अलग थे तो इनका रेजिस्टेंस बहुत कम था, लेकिन जब दोनों को मिक्स करने के बाद जो हमारे पास अलॉय बना, उस अलॉय का रेजिस्टेंस देखो काफी टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो अलॉय जो होते हैं उनका हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टिविटी होती है। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है बेटे क्या, कि अलॉयज है, जो अलॉयज होते हैं बेटे, जैसे कि मैंने नोट्स में लिख के आपको दिया ही है, कि अलॉयज जो होते हैं आर यूज्ड इन मेकिंग, अलॉयज आर यूज्ड इन मेकिंग, कौन कौन सी चीजें बनाने में काम आते हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वायर। फॉर एग्जांपल समझना, आपको एक ऐसी वायर बनानी है जिस वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, हाई रेजिस्टेंस वाली, तो उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस वायर। तो वो रेजिस्टेंस वायर कौन सी मटेरियल की बनाए, कॉपर की बनाए। कॉपर तो गुड कंडक्टर होता है, तो उसका तो रेजिस्टेंस लो होगा, तो उसको हम रेजिस्टेंस वायर बोल ही नहीं सकते। अलॉय मटेरियल लीजिए आप, जब आप अलॉय से बेटे एक रेजिस्टेंस वायर तैयार करेंगे, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। तो अलॉयज की बनाई हुई वायर का बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, इसलिए उसको रेजिस्टेंस वायर कहते हैं, पहली चीज। दूसरा, ये बेटे इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में यूज होते हैं। हीटिंग डिवाइसेस, ये सारी बातें मैं आपको लिखकर नोट्स में ऑलरेडी दे चुका हूं बेटे, वैसे समझा रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये हीटिंग डिवाइसेस में काम आता है। हीटिंग डिवाइसेस जैसे कि आपके पास रोड हो गई, जैसे कि आपके पास आयरन हो गई, ये आयरन वो वाली है प्रेस वाली, जो इस्त्री होती है, प्रेस करने वाली आयरन होती है, सॉरी, जो कपड़ों पे प्रेस करने वाली आयरन है ना, उसकी बात हो रही है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल बल्ब फिलामेंट्स, आपने देखा होगा कि जो बल्ब होता है उसके अंदर एक बहुत ही थिन वायर होती है, बिल्कुल छोटी सी, बल्ब के अंदर बहुत ही थिन वायर होती है। वो थिन वायर किसकी बनी होती है, अलॉय की बनी होती है। ठीक है, उस वायर को मैं बता देता हूं, उसको वायर को आप कहते हैं टंगस्टन। टंगस्टन होता है वो, क्या नाम है उस अलॉय का, टंगस्टन। और जो आयरन वगैरह होती है, इनके नीचे की जो होता है उसको क्या बोलते हैं, नाइक्रोम। ये जो हीटर हो गया आपके पास, हीटर के अंदर भी वो क्या, जो हीटर के जो स्प्रिंग्स होते हैं वो भी किसके होते हैं, अलॉय के होते हैं, नाइक्रोम के होते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब क्वेश्चन क्या आएगा, यहां पर वाई लगा दीजिए, बस ये क्वेश्चन आएगा। कैसे भी पूछ रहे हो, वो आपसे बोल देंगे सर वाई अलॉयज आर यूज्ड इन मेकिंग रेजिस्टेंस वायर, तो आपने आंसर में क्या लिखना है, क्योंकि रेजिस्टेंस वायर बनाने में क्यों यूज करते हैं अलॉय का, बिकॉज अलॉयज हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी।
हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, और ये इजीली मेल्ट नहीं होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। आंसर में ये लिखना है, बिकॉज अलॉयज हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अलॉयज हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी, alloys does not get oxidized easily even at very high temperature। वो हाई टेम्परेचर पर भी जल्दी से ऑक्सीडाइज मतलब वो बर्न नहीं होते, फायर कैच नहीं करते इजीली जल्दी से। ठीक है, तो इस बातों का आपने ध्यान रखना है, इन सभी क्वेश्चंस में ही लिखना है। पेपर में पूछ रहे भाई अलॉयज आर यूज्ड इन मेकिंग हीटिंग डिवाइसेस, तो भी ये लिखना है। क्या लिखना है कि अलॉयज आर वेरी हाई रेजिस्टिविटी, अलॉयज हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो भी ये लिखना है। 2 पॉइंट वही लिखना है जो मैंने नोट्स में दिए हैं। क्लियर। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो जरा देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेटे टॉपिक ये था कि जो रेजिस्टेंस वायर है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, या फिर कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, देखो बेटे ध्यान से समझना, किसी भी सर्किट के अंदर से कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा ये डिपेंड करता है कि उस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। यदि सर्किट के अंदर जो बैटरी लगाई है वो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की है तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो करेगा। यदि वो बैटरी जो हमने लगाई वो कम वोल्ट की बैटरी लगाई है, पोटेंशियल डिफरेंस कम है, तो कम करंट फ्लो करेगा। ओम्स लॉ ने हमें यही बताया था। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट है बेटे किसी भी सर्किट का, वो एक बात पर और डिपेंड करता है। यदि हम उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दें किसी तरीके से, तो भी उसका करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उस सर्किट में उतना ही कम आएगा। और यदि रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो देखिए जो वेरियस जो रेजिस्टेंसेस हैं, जो काफी सारे रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, उन रेजिस्टेंस को आप सर्किट में कनेक्ट कीजिए, तो उससे हम सर्किट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे और करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं। या फिर किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस ऑलरेडी ज्यादा है और उस रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, तो भी हम उसके अंदर रेजिस्टेंस ही कनेक्ट करेंगे, लेकिन कनेक्ट करने का तरीका अलग होगा इस बार। ठीक है, तो वो तरीके हमने पैटर्न सीखना है कि हम किस प्रकार से रेजिस्टेंस वायर्स को सर्किट के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, उसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये बात आपको एग्जांपल से और डेरिवेशन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल बटे रेजिस्टेंस को सर्किट के अंदर ज्वाइन करने के 2 तरीके होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 2 प्रकार का होता है। एक होता है बेटे सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। जैसे कि सीरीज कनेक्शन होता है एक तो पहला, ठीक है, और एक होता है बेटे पैरेलल कनेक्शन। पहला कैसा होता है, सीरीज, दूसरा कौन सा होता है, पैरेलल। तो आज हम पैरेलल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, पहले हम सीरीज के बारे में जानेंगे कि सीरीज में रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट किया जाता है। आप लोग बहुत ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ना ये एक रेजिस्टेंस वायर, ये रेजिस्टेंस वायर को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है, ये देखो इस प्रकार से। ये रेजिस्टेंस वायर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को ऐसे जिगजैग फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रेजिस्टेंस वायर का सिंबल है। तो मैं मान लेता हूं कि सर मेरे पास, जैसे मैं इस रेजिस्टेंस वायर का सिंबल समझ में आ गया, इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R ओम। फॉर एग्जाम्पल 15 ओम, 10 ओम मैंने मान लिया R ओम है। R से दिखाते हैं रेजिस्टेंस को। ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास एक वायर और थी, ठीक है, एक वायर मैंने और ली, इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया, इसका मान लेते हैं R1 ओम, इसका क्या मान लिया R2 ओम। ओम का सिंबल ये होता था, ठीक है, ओम का सिंबल हम दिखा देते हैं। इसका रेजिस्टेंस R1 ओम था, इसका रेजिस्टेंस R2। ऐसे मेरे पास एक वायर और थी, इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R3 ओम। ठीक है, तो बेटे ये मेरे पास 3 रेजिस्टेंस वायर है, R1, R2 और R3। अब इन तीनों रेजिस्टेंस वायर को आपने सर्किट में कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करके दिखाना है। तो सीरीज कनेक्शन क्या होता है वो जरा समझ लीजिए। सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है बेटे एंड टू एंड कनेक्शन।
एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ वेरियस रेजिस्टेंसेस, एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ वेरियस रेजिस्टेंसेस। काफी सारे रेजिस्टेंस को एंड टू एंड कनेक्ट कीजिए। एंड टू एंड का मतलब क्या है, जैसे कि ये R2 वायर थी, इसको इसके एंड के साथ यहां जोड़ दीजिए, फिर ये R3 थी, इसको फिर इसके एंड के साथ जोड़ दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये 3 रेजिस्टेंस जरा ध्यान रखिए कैसे कनेक्ट करते हैं। देखो जरा, जैसे बेटे ये मैंने एक रेजिस्टेंस लिया, इसका रेजिस्टेंस है R1, फिर इसके एंड के साथ, जैसे ये AB रेजिस्टेंस था, ये A एंड था, ये B एंड था, मैंने यहां पर एक रेजिस्टेंस और इसके साथ में कनेक्ट कर दिया। इसका रेजिस्टेंस ये देखो, इसके एंड के साथ इसका एंड मैंने क्या कर दिया कनेक्ट। इसका रेजिस्टेंस कितना था R2 ओम। ऐसे ही मैंने एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दिया यहां पर, इसका रेजिस्टेंस कितना था R3 ओम। देखो इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। एक के बाद एंड टू एंड, इसके एंड से इसका एंड मैंने कनेक्ट कर दिया, इसके एंड से इसके लास्ट एंड से इसका एंड कनेक्ट कर दिया, तो ये एंड टू एंड कनेक्शन कैसा होता है, सीरीज कनेक्शन। ठीक है, अब मैंने इसको सर्किट में जोड़ना है, तो मैंने क्या किया, यहां से सर्किट में जोड़ने के लिए मैंने देखो यहां से ये मैंने एक बैटरी यहां पर लगाई है, ये पहले स्विच लगाया, स्विच के बाद मैंने ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है सर, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब ये मैंने यहां पर इसको ऐसे जोड़ दिया, ये लीजिए, तो ये अपने पास क्या बन गया सर, सर्किट डायग्राम। ठीक है, आप लिखेंगे कैसे समझना जरा। ये बैटरी जो है इसकी वोल्टेज कितनी है, V वोल्ट है। ये मैंने क्या लगाया सर, यहाँ पर स्विच लगाया है। ठीक है, और ये अपने पास वायर थी कॉपर की, ये अपने पास वायर थी कॉपर वायर। ठीक है, अब जरा समझिए, लेट हमने ये माना सर, लेट R1, R2 एंड R3 बी द थ्री रेजिस्टेंस कनेक्टेड एंड टू एंड। कैसे कनेक्ट किया, कनेक्टेड एंड टू एंड, दैट इज इन सीरीज कनेक्शन। इसका मतलब क्या हो, कैसे कनेक्ट किए, इन सीरीज कनेक्शन विद ए, किसके साथ कनेक्ट किए, विद ए V वोल्ट बैटरी। कितने वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, V वोल्ट की बैटरी के साथ। वो बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट है। ये अपने पास बैटरी थी। क्लियर है ये बात। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, जैसे मैं बेटे यहां से स्विच को ऑन करूंगा तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से करंट आउट होता है हमेशा। बोलो, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। अब ये आई करंट इस स्विच में से ऐसे पास होगा, ये आई करंट यहां पहुंचेगा, ये आई करंट बेटे यहां से इस पॉइंट ए से इस रेजिस्टेंस में एंटर करेगा, तो इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये आई करंट जो बैटरी से आया था। अब देखो आगे चल के यही आई करंट इस R2 में से भी फ्लो करेगा, ये सेम आई करंट इस R3 में से भी फ्लो करेगा, और ये आई करंट यहां से वापस से ऐसे घूमकर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में वापस आ जाएगा। तो यहां से एंटर कर गया और यहां से करंट क्या हुआ था, आउट हुआ। बोलो क्लियर हुई ये बात। अब जरा समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता था दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस। तो अब आप ये बात समझें बहुत ध्यान से बेटे, जब ये सर्किट बनेगा तो ये जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था V, ठीक है। आप मुझे बताइए जो R1 रेजिस्टेंस है, ये R1 रेजिस्टेंस इस A और B पॉइंट के बीच में कनेक्ट है। तो मैं आपसे पूछूं कि सर व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R1 रेजिस्टर, तो वो V नहीं आएगा, क्योंकि ये जो R1 रेजिस्टर है ये तो A और B के अक्रॉस कनेक्ट है, R2 किसके अक्रॉस कनेक्ट है, B और C के। तो इस R1 का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो तो बेटे ये A और B पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से ये बात समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट था। कितने वोल्ट की बैटरी लगाई थी मैंने, 100 वोल्ट की। तो इस 100 वोल्ट के अंदर से फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया सर 50 वोल्ट रेजिस्टेंस, 50 वोल्ट तो इसके अक्रॉस है। फॉर एग्जांपल 20 वोल्ट इसने ले लिया R2 ने, और बाकी कितना बचा 50 प्लस 20 30, 70 प्लस 30 वोल्ट इसके पास चला जाएगा।
यानी कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी ने यहां से सप्लाई किया वो पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों रजिस्टर्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, इन तीनों रजिस्टर्स में आपस में डिवाइड हो जाता है, इन तीनों रजिस्टर्स में बढ़ जाता है। क्लियर बात ये कैसे? देखो अब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कितना माना था, V वोल्ट था। तो आप मुझे बताइए जरा इसके अक्रॉस कितना मान लू मैं, V1, क्योंकि रेजिस्टेंस कितना था R1। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लू मैं, V2। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लू मैं, V3। ठीक है, तो इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंस, ये V जो पोटेंशियल डिफरेंस था टोटल बैटरी से जो आया था वो इन तीनों में डिवाइड हो गया, V1, V2 एंड V3। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, सबसे पहले लेट R1, R2 एंड R3 be the three resistors connected in series with a V volt battery, and I be the total current, flowing through the circuit। टोटल करंट जो फ्लो रहा है सर्किट में से, I टोटल करंट हो गई है, I करंट जा रहा है ना पूरे में से, ठीक है, और V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। और आपने क्या देखा सर, ये जो V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था इन तीनों में डिवाइड हो गया। तो आप ये बताएंगे सर V1, V2 एंड V3 be the potential difference across resistance R1, R2 एंड R3। ठीक है, अब आप मुझे बताइए सर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V ये रहा। इसके बाद जो लिखना है आपने, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो V इज इक्वल टू क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। बोलो, ये जो बैटरी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था, यही पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों के सम के इक्वल आएगा। जैसे मान लीजिए ये 100 वोल्ट की थी, तो ये 50 था, ये 20 था, ये 30 था, इन तीनों का सम करके 100 ही तो आता था। तो जो टोटल V है ये V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल ही तो आएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए ओम्स लॉ लगाइए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अब आप मुझे बताइए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V ये रहा। टोटल रेजिस्टेंस कितना मान लो सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस पूरा मिला के वो मैंने मान लिया RD टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, और करंट कितना मान लिया, टोटल I। तो V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू R2 इंटू I आएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। चलिए इसके ऊपर ओम्स लॉ अप्लाई करो जरा, ये यहां पर ओम्स लॉ अप्लाई करो इसके ऊपर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो V1 पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, इसका रेजिस्टेंस कितना R1, इसका करंट कितना I। तो V1 इज इक्वल टू R1I। इसका कितना आएगा, इसका रेजिस्टेंस R2, करंट कितना था इसमें से I, तो R2 इंटू I। इसमें से क्या आएगा R3 इंटू I। अब मुझे बताओ, ठीक है, तो यहां पर पुट कीजिए सारी वैल्यूज। देखिए टोटल वोल्टेज तो कितनी आएगी, RT इंटू I टोटल रेजिस्टेंस। RT क्या है, RT इज द टोटल रेजिस्टेंस। RT क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। RT क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये मैंने माने पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस RT लेट अज्यूम कर लिया, जो इनका कॉम्बिनेशन करके टोटल आएगा। ठीक है, अब यहां पर जरा ओम्स लॉ लगाइए। V1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये V1 पोटेंशियल डिफरेंस केवल A से लेकर B तक है। तो A से लेकर B तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1, तो A से लेकर B तक रेजिस्टेंस कितना है R1 और करंट कितना है I। तो R1 इंटू I इज इक्वल टू V1 आएगा। तो V1 की जगह क्या रख दिया मैंने, R1I। ऐसे सेम V2 पोटेंशियल डिफरेंस केवल B to C तक है, तो V2 की वैल्यू निकालेंगे तो R2 रेजिस्टेंस I करंट, तो क्या बन जाएगा R2 इंटू I। और ऐसे ही लास्ट वाले में R3 इंटू I।
अब बेटे यहां से देखना जरा ध्यान से, आरएचएस साइड से आर आई जो है वो कॉमन आ रहा है, आरएचएस वाली साइड से ये जो आई था आई कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आई से ये आई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो RT की वैल्यू कितनी आ गई, नेट रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आया, रिजल्ट R1 प्लस R2 प्लस R3। कहने का मतलब मेरा ये था कि ये है नेट रेजिस्टेंस की डेरिवेशन, ठीक है, सीरीज कनेक्शन में, ठीक है, एंड टू एंड कनेक्शन होता है, तो इस डेरिवेशन की हेडिंग क्या डालेंगे, टू फाइंड द नेट रेजिस्टेंस, टू फाइंड नेट रेजिस्टेंस when various resistors are connected and various resistors are connected in series combination। कैसे कनेक्ट हो, सीरीज में हो, तो ये डेरिवेशन है कि आप कैसे ये ड्राइव करेंगे कि नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। तो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। एक एग्जांपल से समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस 10 ओम होता और ये रेजिस्टेंस 20 ओम होता, ये रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल 15 ओम होता। आप मुझे बताइए, और इन तीनों को सीरीज में जोड़ दिया, मैं आपसे पूछूं टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो आप क्या लेंगे सर R1 प्लस R2 प्लस R3। कब आएगा लेकिन, जब ये कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। 10 प्लस 20 प्लस 15, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा 45। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाता है यहाँ पे 45 ओम आ जाता है ऐसे। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इससे, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे वो मैं अभी आपको करवाऊंगा, पहले है ना आप इस बात को ध्यान रखें। और सीरीज की एक बात मैं कॉर्नर में लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या, कि सीरीज के केस में करंट थ्रू ऑल रेजिस्टर्स रिमेन्स सेम, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बेटे वो डिफरेंट है। इस बात को समझ लेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है पूरी डेरिवेशन की। खुद देखकर मुझे बताइए बच्चों आप सभी, क्या कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन में इन तीनों रेजिस्टेंस के अंदर से करंट जो है वो इसमें से भी आई है, इसमें से भी आई है और इसमें से भी आई ही करंट है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इसमें V1 है, इसमें V2 और इसमें V3, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस तो तीनों का अलग अलग है, लेकिन करंट तीनों में क्या है, सेम। तो जब भी रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे, तो करंट की वैल्यू तो उन सभी रेजिस्टेंस में से सेम होगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस उन सभी रेजिस्टेंस का क्या होगा, डिफरेंट होगा। पैरेलल वाला केस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक आप ये डेरिवेशन करो। फिर पैरेलल वाली डेरिवेशन करवाने के बाद कम से कम हम 8 या 10 न्यूमेरिकल इस टॉपिक के ऊपर जरूर करेंगे अच्छे से, तो एग्जाम्पल के साथ बातें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। डेरिवेशन थोड़ी सी लगती है, ठीक है, 60% भी यदि आपको समझ में आया, 50% भी आया, तो भी कोई वर्ड होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करेंगे तो डेरिवेशन फिर से दोबारा सामने आ जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए बेटे कहिए, कीजिए इसको, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू, बाय, थैंक यू।